सभी को नमस्कार। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। और मनोविज्ञान विभाग से आज मैं विनीता पंत और मेरे साथ हैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी। आज हम मना रहे हैं विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस। इसी के उपलक्ष्य में हम स्किज़ोफ्रेनिया से संबंधित कुछ बातें आपके सामने लेकर आएंगे। विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर फिलिप पिनेल के सम्मान में 1986 में की गई। इसका उद्देश्य संबंधित रोग के विषय में जागरूकता फैलाना तथा इससे जुड़े हुए जो मिथक होते हैं उनको दूर करना रखा गया था। स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड जो है, जिसको हिंदी में मनोविदलता भी कहते हैं, एक स्विस साइकियाट्रिस्ट रहे हैं यूगेन ब्लूलर। उन्होंने 1910 में स्किज़ोफ्रेनिया टर्म का यूज किया था और उसी के बाद स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में और उसके विषय में अन्य रिसर्चेस हुई और जो बीमारी है इसके बारे में एक अच्छी खासी जानकारी हमारे पास आज उपलब्ध है। तो इस जो मनोरोग है इसके विषय में ये क्या है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर भाग्यश्री जोशी से। धन्यवाद विनीता। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जो एक व्यक्ति की सोचने, काम करने, भावनाओं को अभिव्यक्त करने, वास्तविकता को अपनाने और दूसरों से संबंध रखने की क्षमता को कम कर सकता है। स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता। स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त लोगों को अक्सर समाज, काम, स्कूल और रिश्तों में समस्याएं आती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त लोगों को हमेशा डरा हुआ सा महसूस होता है। यदि बात करें स्किज़ोफ्रेनिया की, तो भारत में स्किज़ोफ्रेनिया का जो प्रसार है वो लगभग 1000 में से 3 व्यक्तियों में देखा जाता है। यदि हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया के प्रकारों की, तो जो एक क्रैपलिन थे, जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1996 में स्किज़ोफ्रेनिया को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया था, जो कि थे हैबीफ्रेनिक, कैटाटोनिक और व्यामोही मनोविदलता, यानी कि पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया इसे कहा जाता था। बाद में जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, उसके विशेषज्ञों ने क्रैपलिन के इस वर्गीकरण को व्यापक और वैज्ञानिक मानते हुए इस वर्गीकरण को अपनी जो प्रणाली थी उसमें शामिल कर लिया था। तो अगर हम बात करें इसके प्रकारों की, तो सबसे पहला जो इसका प्रकार है, जिसे डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है या फिर जिसे हम हिंदी में विघटित मनोविदलता कहते हैं, उसमें उसके जो लक्षण होते हैं कुछ यूं होते हैं कि इसमें जो व्यक्ति होता है या फिर जो हम कहें रोगी होता है, उसे कंफ्यूजन और हेलुसिनेशन बहुत सारे होते हैं। हेलुसिनेशन का अर्थ यहाँ पर है विभ्रम से। विभ्रम यानी कि ऐसा जो पेशेंट होता है उसे या तो कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं या कुछ आकृतियां या लोग दिखाई देने लगते हैं जो कि उपस्थित नहीं होते। इसके अलावा जो इसका जो रोगी होता है वो हमेशा आपको हंसता हुआ नजर आएगा, बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के वो हमेशा हंसता हुआ रहता है। इसीलिए इसे हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया का नाम क्रैपलिन ने दिया था, क्योंकि उन्होंने इसको हैब नाम से जोड़ा था। ग्रीक में एक हैब नाम के देवता थे जो कि अन्य देवताओं को हमेशा जोकर की तरह हंसाया करते थे, तो उनके नाम से हैबीफ्रेनिक कैटाटोनिया का नाम दिया गया, इसका नामकरण इस आधार पर किया गया था। तो अगर आपको पहचानना हो कि जो हैबीफ्रेनिक कैटाटोनिया का जो पेशेंट होता है, जिसे अब वर्तमान समय में हम विघटित मनोविदलता कहते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, तो इसका पेशेंट जो होता है वो हमेशा आपको बिना वजह हंसता हुआ नजर आएगा और उसको जो हेलुसिनेशन है और कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा होंगे। इसके अलावा जो दूसरा इसका टाइप है वो है पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया में जो पेशेंट होते हैं उन्हें भ्रम और वहम बहुत ज्यादा होते हैं और ये वहम इतने तीव्र होते हैं कि उनसे पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। इसके पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि अगर 2 लोग बैठ कर के बातें कर रहे हैं तो जरूर वो उसी के विषय में बात कर रहे हैं, अगर 2 लोग बैठ कर के हंस रहे हैं तो शायद उसी का मजाक बना रहे हैं, या फिर एक समूह में बैठ के अगर यदि लोग कुछ बातें कर रहे हैं तो वो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको मारने की वो कोशिश करने वाले हैं या उसके खिलाफ वो कुछ गलत करने वाले हैं। तो इस तरीके के भ्रम इसके रोगी को होते हैं। इस कारण वो कई बार बहुत हिंसक हो जाता है, उसको लगता है कि उसके जो लोग हैं उसके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उसके विपरीत वो बहुत हिंसक हो जाता है, उनको मारने की भी कोशिश कर सकता है और उसमें गुस्सा और आक्रामकता बहुत अधिक देखी जाती है।
इसके अलावा जो इसका अगला प्रकार है वो है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया 2 तरीके का होता है। इसमें या तो जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, वो बिल्कुल जड़ हो जाता है, इतना जड़ हो जाता है जैसे मान लीजिए एक पेड़ होता है या एक पत्थर होता है या एक पर्वत होता है जिसको आप हिला नहीं सकते। एक जगह पे बैठा है तो बैठा ही रह जाएगा और घंटों घंटों तक बैठा रह जाएगा, आप उसको हिला नहीं सकते, उससे बोल नहीं सकते। और इसके अलावा या फिर उसकी जो मांसपेशी, जो उसकी गतिविधियां होती हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो बहुत आक्रामक हो जाता है। तो दोनों तरीके के लक्षण इसमें देखे जाते हैं। या तो व्यक्ति बिल्कुल जड़ हो जाएगा, उसको हिलाना मुश्किल हो जाएगा, उससे बोलना मुश्किल हो जाएगा, या फिर वो इतना उत्तेजित हो जाता है, इतना आक्रामक हो जाता है कि वो बिल्कुल उसको रोक पाना भी मुश्किल हो जाता है। जो ऐसे रोगी होते हैं ये पेशी गतिविधियां भी बहुत अधिक करते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे कहा कि जड़ हो जाता है, तो ऐसे रोगियों में गूंगापन, इस तरीके के लक्षण भी देखे जाते हैं। अगर हम बात करें इसके लक्षणों की, तो अगर मनोवैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो इसके लक्षणों को 3 प्रकारों में बांटा गया है: धनात्मक लक्षण, ऋणात्मक लक्षण और पेशी लक्षण। लेकिन लंबे तरीके से जानने के लिए तो इसको बहुत समय लग जाएगा इसमें जानने में। तो इसके शुरुआती लक्षणों को जानना आपको जरूरी है कि कैसे आप पहचाने कि कोई इंसान को सिजोफ्रेनिया हो गया है। तो जो इसके प्रमुख और शुरुआती लक्षण है उनकी चर्चा हम अभी यहाँ पर करेंगे। तो जो सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है वो अकेले रहने लगता है, उसको समूह में रहना, परिवार में रहना पसंद नहीं होता, वो अक्सर अपने कमरे में अकेला आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियों और जरूरतों का उसको ध्यान नहीं रह पाता, वो अपने दैनिक जीवन के कार्य भी खुद नहीं कर सकता, तो दूसरे की देखभाल करना तो दूर की बात है। इसके अलावा मैंने आपको इसके प्रकारों में बताया था कि इसका जो पेशेंट होता है वो आपको अक्सर मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, बेवजह मुस्कुराता रहता है और कुछ ना कुछ बुदबुदाता रहता है। कोई नहीं होता पास में, कोई बात नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी आपको ये महसूस होगा कि वो किसी से बात कर रहा है। ऐसे जो रोगी होते हैं इनको अक्सर ये लगता है कि उनके कमरे में कोई बैठा है और वो उससे बातें कर रहे हैं। इसके अलावा इनको ऐसे अनुभव हो सकते हैं जैसे इनको कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं या कोई आकृति दिखाई दे रही है कि कोई लोग इनके साथ वहां पर उपस्थित है। मैं आपके संग एक केस शेयर करना चाहूंगी। 15 वर्षीय एक लड़की थी जिसका ये केस है। उसे अचानक मनोविदलता के लक्षण उसमें देखे गए। उसके परिवार ने महसूस किया कि वो अपनी आंखें बंद नहीं कर रही है। बहुत दिनों तक देखा तो उसे पूछा गया कि वो अपनी आंखें क्यों नहीं बंद करती, तो उसने बताया कि जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे मरे हुए और जले हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब धीरे धीरे उसके लक्षण और गंभीर होते चले गए तो वो अचानक शिकायत करने लगी कि जो उसका एक कजिन था जिसकी हाल में ही मृत्यु हो गई थी और अचानक से हो गई थी, जिसका तीव्र आघात उसको लगा था, तो उसने ये बताया कि जो उसका कजिन है उसे पंखे में बैठा हुआ दिखाई देता है और वो अक्सर उसके साथ बातें करती है। तो मैंने आपको बताया कि जो इसका पेशेंट होता है उसको हेलुसिनेशन होते हैं, उसको लोग दिखाई देने लगते हैं। तो इसी प्रकार उसको भी उसका कजिन उसको दिखाई देता था और उसकी आवाजें सुनाई देती थी, वो उससे अक्सर बातें किया करती थी। इसके अलावा जो इसका रोगी होता है उससे ये विश्वास हो जाता है कि उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहे हैं, लोग उससे नुकसान पहुंचाने वाले हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा रोगी जो होता है वो अप्रासंगिक बातें करने लगता है, बेवजह खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगता है, दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। उसके अंदर अचानक से इतनी शक्ति आ जाती है कि वो उसको 2 या 3 लोग भी नियंत्रित नहीं कर पाते। इसके अलावा उसकी नींद में समस्याएं आने लगती हैं और उसकी जो शारीरिक जरूरतें होती हैं वो भी बिगड़ जाती हैं। तो ये आपने जाना कि इसके प्रकार और इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि इसका जो निदान है और इसके जो कारण है वो क्या क्या है। विनीता पंत से। तो विनीता। जी मैम, आपने इसके लक्षणों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अगर हम इसके कारकों की बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया या मनोविदलता को प्रभावित करते हैं, इसके कारण बनते हैं, तो इसमें हम बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर्स को लेकर चलते हैं। जैविक कारक या बायोलॉजिकल कारक जो होते हैं उसको भी हम 2 भाग में विभाजित करते हैं। एक तो जेनेटिक कारक उसके होते हैं और कुछ हमारे शारीरिक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक कारक में जैसा कि हम देखते हैं कि अगर जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ पीढ़ी के, जिसमें किसी में अगर स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण देखे गए हैं, तो बच्चों में बहुत अधिक चांसेस होती हैं कि थोड़ा सा तनाव अगर उनको किशोरावस्था या जो हमारी अर्ली अडल्टहुड एज होती है उस दौरान अगर उनको ऐसी कोई तनाव वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है या किसी आघात का सामना करना पड़ता है, तो उनमें स्किज़ोफ्रेनिया काफी जल्दी डेवलप हो जाता है। उसके साथ जो बायोलॉजिकल कॉजेज, जो उसके शरीर संबंधी जो कॉजेज माने जाते हैं, उसमें डोपामिन का काफी रोल माना जाता है। इसको डोपामिन हाइपोथेसिस से जोड़कर देखा जाता है कि हमारे शरीर की कुछ न्यूरॉन जो डोपामिन से जुड़ी होती है वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती है, यानी डोपामिन का सिक्रेशन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसका सिक्रेशन काफी ज्यादा
में देखा गया है। तो ऐसे कुछ जो बायोलॉजिकल कारण होते हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट से संबंधित देखे गए हैं। वहीं जो मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारण है उसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का यदि दोष भाव है, मतलब कोई घटना उसके साथ ऐसी रही है या उसने कुछ ऐसा किया जिसको लेके एक गिल्ट फीलिंग उसके अंदर दबी रह गई है, तो वो गिल्ट फीलिंग कहीं ना कहीं उसको इस तरह के लक्षण उत्पन्न करने में उसका मतलब एक कारण बनती है। उससे जुड़े जो पास्ट अनुभव हैं अपनी लाइफ से जुड़े हुए, जैसे कि उसकी जो अपब्रिंगिंग, बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो कैसे हुई है, कैसा उनको फैमिली इन्वायरमेंट एक मिला है, किस तरह के पेरेंट्स उनके रहे हैं, और सोसाइटी से जुड़े हुए उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे रहे हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी इसमें काफ़ी रोल निभाती हैं। उसके साथ अगर व्यक्ति को की लाइफ एक सामान्य तौर पर चल रही थी, काफ़ी खुशनुमा जीवन था, और अचानक से कोई स्थिति हुई जिससे उसको आघात पहुंचा, जैसे कि आपने जो उदाहरण दिया था उसमें भी हमने देखा कि जो बच्ची थी उसको अचानक से उसके जो कज़न की मृत्यु हुई थी, उससे काफ़ी आघात शायद उसे लगा था जिससे उसको हेलुसिनेशन होने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में आघात लगना भी इसका एक कारण बन के उभर सकता है, और ये सब जो कारक हैं ये उसको प्रभावित करते हैं। अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं तो उसमें मुख्यतः रूप में हम देखते हैं कि ड्रग थेरेपी जो होती है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। उसके साथ में साइकोथेरेपी की भी मदद ली जाती है। ड्रग थेरेपी के बिना ड्रग थेरेपी दिए यहाँ पे साइकोथेरेपी या किसी प्रकार की काउंसलिंग का कोई रोल नहीं रह जाता है, क्योंकि व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि उसको साइकोथेरेपी या काउंसलिंग दी जाए। तो ड्रग थेरेपी के थ्रू जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं, जिससे कि जो डोपामिन जो है उस सेक्रीशन होता है उसका वो भी कम किया जा सके, और विभिन्न प्रकार के एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को यूज़ किया जाता है और व्यक्ति को एक सामान्य मानसिक स्तर पर लाया जाता है। और ऐसा जब हो जाता है तब उसको साइकोथेरेपीज दी जाती हैं, जिसमें मुख्यतः जो है बिहेवियर थेरेपी का यूज़ किया जाता है, फैमिली थेरेपी का यूज़ किया जाता है, एक कम्युनिटी अप्रोच का यूज़ किया जाता है, और इनसाइट थेरेपी को भी यूज़ किया जाता है। बिहेवियर थेरेपी या व्यवहार चिकित्सा के द्वारा व्यक्ति को उसकी दिनचर्या को कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको अपना व्यवहार रखना है, दूसरों से बातचीत कैसे करनी है, उठना बैठना आदि जो उसकी आदतें होती हैं उनको सिखाया जाता है। व्यवहार चिकित्सा के थ्रू जो उसका परिवार है उस परिवार को एक मेंटली प्रिपेयर करने का काम किया जाता है कि कैसे वो स्किज़ोफ्रेनिया के एक पेशेंट जो उनकी फैमिली में है उसके साथ डील करे। कई बार वो पेशेंट ऐसा बिहेव कर सकता है जो उनके लिए बड़ा मतलब एक क्यूरियस सा हो जाएगा कि अब क्या करें, तो उस स्थिति के लिए उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। इसके साथ जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसको एक सोशल सपोर्ट की, फैमिली सपोर्ट की जरूरत होती है, तो इसके लिए भी उनको बताया जाता है कि कैसे वो एक सपोर्ट उसको प्रदान कर सकते हैं। कम्युनिटी अप्रोच के द्वारा सामुदायिक चिकित्सा जो दी जाती है उसके द्वारा उनको ऐसी एक स्थिति में रखा जाता है जहां उनका उपचार किया जाता है कि जहां उनको सारी सुविधाएं मिले, सारा सपोर्ट मिले, ये सारी चीज़ें जो है उनको कंबाइन रूप में मिले तो बेहतर तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो सकेगा। इसके अलावा इनसाइट थेरेपी का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर सूझ उत्पन्न की जाती है चीज़ों को लेकर कि जो उनके हेलुसिनेशंस हैं वो बेकार हैं, उनका कोई सच्चाई नहीं है उनके साथ आदि, उनको सूझ उनके अंदर डेवलप की जाती है। जैसे कि एक मूवी है अ ब्यूटीफुल माइंड, काफ़ी फेमस मूवी है, अगर आपने इसको देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे, नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। अ ब्यूटीफुल माइंड जो मूवी है उसमें प्रोफेसर जॉन नाश के बारे में दिखाया गया है जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। उनको स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाता है और उनको हेलुसिनेशंस होते हैं कई सारे, जिसमें उनको जो कई सारे लोग उनको दिखाई देते हैं। उसमें प्रमुख रूप से पार्कर और चार्ल्स करके जो व्यक्ति थे वो उनको दिखाई देते हैं, जो उनको गलत रास्ता दिखा रहे होते हैं, गलत तरीके से गाइड कर रहे होते हैं, जिनके बहकावे में वो बार बार आ रहे होते हैं। तो जो इनसाइट थेरेपी उनको दी जाती है या उनकी जो ड्रग चिकित्सा के साथ जो थेरेपी दी जाती है उसके द्वारा उनके अंदर एक इनसाइट डेवलप की जाती है, जिससे क्या होता है कि वो उनको हेलुसिनेशन तो बाद में भी दिखते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, लेकिन वो उनको इग्नोर करना सीख जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये जो है ये बेकार है, ये मेरे दिमाग की उपज है, और इसके साथ वो एक बेहतर तरीके से काम करते हैं और साथ में वो नोबेल प्राइज़ विनर बनते हैं। तो हमारे समाज में स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़े जो मिथक है ना, उसमें एक मिथक ये भी देखा गया है कि लोग समझते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया बहुत गंभीर रोग है तो ये कभी ट्रीट नहीं हो सकता, शायद इसके जो पेशेंट हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं, वो पागल वाली स्थिति में आ जाते हैं और उनका जीवन बेकार है। परंतु ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि अगर सही समय पे उनकी पहचान की जाए और सही ट्रीटमेंट उनको देना शुरू किया जाए तो वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, सामान्य दिनचर्या जी सकते हैं, और इनकेस अगर वो अच्छे हैं किसी क्षेत्र में तो वो अच्छा काम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका
उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल विनीता, इसके साथ जुड़ा एक और मिथक है जो कि इसके नाम से जुड़ा हुआ है। जो स्किज़ो वर्ड है उसको स्प्लिट ऑफ माइंड कहा जाता है, मन का विभाजन। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी से जोड़कर देखते हैं। स्प्लिट पर्सनैलिटी एक अलग मानसिक रोग है जिसे हम डिएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। वो एक अलग रोग है और स्किज़ोफ्रेनिया एक अलग रोग है। तो लोग इसको आपस में जोड़ करके देख लेते हैं, जो कि गलत है, जो सही नहीं है। तो बहुत सारे मिथक इससे जुड़े हुए हैं जिनको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज आपने जाना कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, किस तरीके से इसका निदान और उपचार किया जा सकता है। इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि दुख सुख सब कह परत हैं, पौरुष तजहु न मीत। दुख सुख सब कह परत हैं, पौरुष तजहु न मीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत बहुत धन्यवाद।